अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। गैस की शिद्दत और गैस का बहरान जो है वो मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तमाम दावे जो किए गए थे पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से और वज़ीर आज़म के मामले खसूसी नदीम बाबर साहब की जानिब से वो धरे के धरे रह गए। कहा गया था कि गैस की शॉर्टेज होगी लेकिन उसको मैनेज कर लिया जाएगा क्योंकि हमने इंतजामात कर लिए हैं। लोड मैनेजमेंट का तमाम इंतजामात है। सिर्फ सीएनजी को गैस नहीं मिलेगी, कैप्टिव पावर प्लांट को नहीं मिलेगी और कुछ इंडस्ट्री के हिस्से को गैस नहीं फराम की जाएगी, लेकिन घरेलू सार्फिन को गैस मिलेगी। उनको इसमें दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हमने कुछ दिनों पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपको बताया था कि घरेलू सार्फिन बेहद परेशान है। कहीं गैस आ नहीं रही तो कहीं प्रेशर ना होने के बराबर है और इस वक्त भी यही हालात है। सिर्फ मामला सीएनजी स्टेशन तक का नहीं है, सिर्फ मामला कैप्टिव पावर प्लांट तक का। घरेलू सार्फिन को भी परेशानी है। चूल्हे में गैस नहीं आ रही है, सर्दी का मौसम है, गीजर नहीं चल रहा है क्योंकि गैस नहीं है। और ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है। पाकिस्तान का छोटा या बड़ा शहर हो, तमाम शहरों में ये इशूज हैं। कराची को ले लें, कोयटा को ले लें, इस्लामाबाद तक में भी ये हालात हैं, लाहौर, पेशावर, मुल्क के हर शहर में इस वक्त ये देखा जा रहा है कि घरेलू सार्फिन भी गैस की शॉर्टेज की वजह से परेशान है। हमने पहले भी आवाम से बात की थी। हुकूमत का ये दावा है कि उनको कोई परेशानी नहीं है, हमने मामला सेटल कर रही है। लेकिन आज फिर हमने मुख्तलिफ शहरों में लोगों से बात की और उनसे पूछा वो क्या कहते हैं, खुद सुन लीजिए। महीने से लगातार ये नया मोहल्ला में ये ना गैस है ना कोई चीज़ है। गैस सुबह 8 बजे आती है और उसके 8 बजे के बाद गैस बिल्कुल नहीं आती है। 3 महीने से गैस नहीं आ रही है। इतने मजबूर हुए हुए हम लोग, कोयला और वो लकड़ियाँ जला के गुजारा कर रहे हैं। गैस तो बिल्कुल नहीं है, तंदूर बंद किया इसलिए। इतनी मुश्किल हुई है, जब से ज़्यादा सर्दी बढ़ रही है। गर्मियों में भी चलो गुजारा होता था लेकिन इधर ही आग जला लेते थे। आजकल तो बहुत मुश्किल है। पूरा दिन गैस नहीं आती। रात किसी ने की करनी होंगी, रात 12 बजे तो बाद गैस आती है। गैस बिल्कुल नहीं आती, बंद होती है। चूल्हा जलाएं तो चूल्ही 10 दफ़ा उसको तीली जलाते हैं तो वो तब भी नहीं जलता। तो गैस के तो ये हालात हैं कि लकड़ियाँ लोग ले जाने पर मजबूर हैं। गैस का बहुत मसला है इधर, लोग आते हैं चले जाते हैं। गैस घरों में नहीं आ रहा है, यहाँ पर बहुत शदीद तकलीफ है, खाने नहीं पक सकते। बिल्कुल गैस नहीं है। सुबह सवेरे नमाज के लिए उठना, पानी गर्म करना, उस टाइम गैस नहीं है। गैस का प्रेशर बिल्कुल कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, मगर ना होने के बराबर। गैस का बिल्कुल प्रेशर ही नहीं है। रात को 9 बजे के बाद तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता भाई। 24 घंटों में से 10 घंटे भी नहीं होती गैस। अब तो 24 घंटे गैस ही नहीं होती। बिल तो इतने बेचते थे पर गैस नहीं आती। कल भी हम लोगों ने रात के 11 बजे सीएनजी डाली हुई है, ठीक है। इस टेंशन में होते अगर हम घर से निकले और सीएनजी खत्म हो गई तो फिर क्या करेंगे। गैस आ ही नहीं, 2-3 महीने तो गैस आ ही नहीं रही है। बिल्कुल गैस बंद की, कोई नामो निशान नहीं है गैस का, बंदा गैस से कोई रोटी पका सके। देखें सर, मैं सब्जी लेके आ रहा हूँ, ना गैस आ रही है, ना भी मैं चूल्हा दूसरे किसी दोस्त से मांग के लेके आया हूँ। क्या करें, गैस नहीं आ रही है। इन्ने वसैल ही नहीं है कि असी बाजारों मंगवा लीए या कर लीए। भाई गैस आ नहीं रही, बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं। इस हुकूमत ने तो खून पी लिया हम लोगों का। 15-20 दिन से गैस जैसा भी नहीं आ रहा है कि चलो कुछ कर लें सर। हमें गैस नहीं मिल रहा, हम लोग 1 महीने से परेशान हैं। हम लोग ने कंप्लेन भी, एप्लीकेशन भी गई है। मेरे बेटे ने 2 दिन पहले एप्लीकेशन दाखिल करवाई, मगर ये लोग आ ही नहीं रहे। हम लोग इतने परेशान हैं। बिल्कुल भी गैस नहीं आती और अक्सर तो ये होता है कि जैसे बिजली की लोड शेडिंग होती थी, अब तो गैस की लोड शेडिंग होने लगी है। गैस भाईजान आती नहीं है। सुबह 6 बजे जाना होता है तब भी नहीं होती। 9 बजे जो है ना गैस आती है। गैस का प्रेशर ही नहीं है, ना 9 बजे, ना 8 बजे, ना 7 बजे। तंग है बहुत ज़्यादा। लकड़ा बाल के सत्यानाश त्या करे सारा डी ही को हाल होंगे। रोटियां तंदूर तो लो हमने अपने। ये पाकिस्तान की आवाम है जो कि मुख्तलिफ शहरों में है और वो परेशान है क्योंकि गैस की जो किल्लत है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसका अपना कैप्टिव पावर प्लांट हो या सीएनजी हो। ये अपने घर के हालात बता रहे हैं और नदीम बाबर साहब को खास जिम्मेदारी आती है कि वो इन लोगों की बात सुने, क्योंकि सिर्फ मीडिया पे नैरेटिव बनाने से या फिर गलत बयानी करने से कि गैस की लोड शेडिंग नहीं हो रही है मसला हल नहीं हो जाएगा। हम सब इसी मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क में गैस इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है हकीकत क्या है। और अगर आपको नहीं पता तो इन लोगों के बयानात सुने, क्योंकि नदीम बाबर साहब ने पिछले महीने ये वादा किया था, ये दावा किया था कि घरेलू को हमने गैस प्रायोरिटी पे देनी है, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, हमने सारा बंदोबस्त कर दिया है। क्या कह रहे थे, सुनिए जरा। जी, टर्मिनल्स को पूरी कैपेसिटी पे चला रहे हैं, दिसंबर में भी पूरी पे चलाएंगे। जनवरी में हम 1200 की बजाय भी हम 1300 मिलियन क्यूबिक फीट गैस LNG का अरेंजमेंट कर रहे हैं। प्रेशर के इश्यूज तो आएंगे जो हमेशा आते हैं सर्दियों में,
लेकिन कोई मेजर अक्रॉस द बोर्ड शॉर्टेज इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि नहीं होगा। कोई मेजर इशू नहीं होगा, गैस प्रेशर के इश्यूज आएंगे, लेकिन यहाँ गैस बहुत सारे इलाकों में ना होने के बराबर है। अगर प्रेशर है भी तो वो भी ना होने के बराबर है। और ये बात नदीम बाबर साहब ने पहले 25 नवंबर को की थी और फिर 3 रोज पहले दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में उन्होंने दोबारा ये कहा था कि हमने मैनेज कर लिया मामला। देखिए क्या कह रहे हैं। जनवरी के लिए हमें जितनी LNG चाहिए हमारे पास ऑलरेडी लॉक्ड बुक्ड अवेलेबल है। चले ये कोई एडिशनल लोड शेडिंग अदर देन व्हाट वी कम्युनिकेटेड टू द कैबिनेट से हमने 3 हफ्ते पहले गैस लोड शेडिंग प्लान अप्रूव करवाया, जिसमें यह है कि जी CNG और कैप्टिव जनरेशन सिर्फ इनको कटेल किया जाएगा अगर शॉर्टेज होगी। इस प्लान में कोई चेंज नहीं है। मैं कौम को यह तसल्ली देना चाहता हूं कि इन 2 चीज़ों के अलावा किसी इंडस्ट्री को, किसी डोमेस्टिक सेक्टर को कोई इशू नहीं है। हमें जितनी LNG चाहिए हमने ऑलरेडी अरेंज की हुई है। नदीम बाबर साहब 3 रोज पहले कौम को तसल्ली दे रहे थे कि कैप्टिव पावर प्लांट को और CNG स्टेशंस को गैस की शॉर्टेज होगी तो उनको गैस नहीं देगी, बाकी किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वजीर आजम के मामले खसूसी कौम को दिलासे दे रहे थे, उनको इत्मीनान दिला रहे थे, लेकिन हालात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। हर घर में इस वक्त ये मसला है और आपने सुना भी लोगों की इस पर क्या राय थी। और ये एक इश्तिहार है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन का। साजिशी थ्योरी के बरक्स मुल्क में गैस की मौजूदा सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। ये ऐड निकाला है पेट्रोलियम डिवीजन ने, जो कि अखबारात में भी छपा है और आपके सामने है। अब वो कह रहे हैं कि इत्मीनान बख्श है, लेकिन लोगों के घर पे गैस नहीं आ रही। या तो नदीम बाबर साहब गलत बयानी कर रहे हैं, या ये तमाम लोग जिनके बयानात हमने आपको सुनाए, जो कि इस शहर में बसते, जो कि इस मुल्क में रहते हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं, वो गलत बयानी कर रहे हैं कि उनके घर पे गैस नहीं आ रही, या नदीम बाबर साहब जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि जो सूरत हाल है इस वक्त वो संगीन होती जा रही है। और ये मामला बदकिस्मती ये कि हमें पता था कि इस विंटर्स में क्या हालात होंगे। वजीर आजम पहले ही कह चुके थे कि इन सर्दियों में शिद्दत होगी, गैस की जो किल्लत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और अगले साल इससे ज़्यादा होगी। और इसके अलावा जो शॉर्टफॉल के नंबर्स हैं हम अपने प्रोग्राम में बताते रहे कि 7500 MMCFD टोटल हमारी डिमांड है, और LNG को मिलाकर भी जो हमारी मकामी जो प्रोडक्शन है उसको मिला के हमारे पास 4700 MMCFD की गैस बनती है, यानी कि तकरीबन 2500 से 3000 का शॉर्टफॉल है, शॉर्टेज है। इसको कैसे पूरा किया जा सकता था? या तो जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल है उस पर फुल कैपेसिटी पे LNG मंगवाई जाती, जो कि नहीं मंगवाई गई, और इससे ज़रूरी ये था कि नए LNG टर्मिनल्स बर वक्त बनाए जाते, गैस पाइपलाइन बनाई जाती। लेकिन 2.5 साल में तमाम वादों दावों के बावजूद भी हुकूमत ये करने में नाकाम रही है, पेट्रोलियम डिवीजन ये करने में नाकाम रहा है। और अभी 2 रोज़ पहले नदीम बाबर साहब ने कहा था कि अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा, यानी कि 2.5 साल में अब तक काम नहीं शुरू हुआ है। एक वाहिद तरीका ये था, क्योंकि हमारी मकामी जो गैस है वो हर साल 7-8% से कम होती जा रही है, इसलिए हमें रिलाय करना था LNG पे, लेकिन उसके टर्मिनल्स भी ये हुकूमत लगाने में नाकाम रही। ये तीसरी सर्दियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जिसमें ये गैस जो बहरान है वो इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुका है। फैसला आपने करना है कि अवाम सच कह रही है या नदीम बाबर साहब हकीकत बता रहे थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। जिस दिन से UAE ने पाकिस्तान पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उस दिन से ये सवाल हो रहा था कि इसकी वजह क्या है। क्या कोरोना वायरस की वजह से लगाया गया है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, या पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात में उतनी गर्म जोशी नहीं रही है जितनी पहले थी। ये सवाल बार बार उठ रहा था और इसीलिए वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जो UAE का दौरा था उसको बहुत अहमियत दी जा रही थी कि उसके बाद पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट आया है इस विजिट के हवाले से, उसमें वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से कोई बात नहीं की गई है। लेकिन आज UAE के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात वाजे कर दी है कि पाकिस्तान पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आर्जी हैं, टेम्परेरी हैं, और उसकी वजह कोरोना वायरस है। तो इस हवाले से जब वजीर ख़ारजा वहाँ पर मौजूद थे तो क्या बात हुई, कब तक ये वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि 1.6 मिलियन पाकिस्तानी इस वक्त UAE में है। आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती है UAE में, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब, आपका जो रिसेंट दौरा था UAE का उसको बड़ा अहम समझा जा रहा था दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से, और खासतौर पर जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान पर लगाई गई थी। हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ वहाँ पर काम करते हैं, लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आज UAE के फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान आया है कि ये टेम्परेरी है और कोविड-19 की वजह से ये रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान पे लगाई हैं। जब आप वहां पे थे, आपकी मुलाकात भी हुई फॉरेन मिनिस्टर से, क्या बातचीत हुई है आपकी इन वीजा रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से?
जी यकीनन वीज़ा के इशू पर जो तशवीश पाई जाती थी पाकिस्तानी कम्युनिटी में और जो वो दिक्कत महसूस कर रही हैं उसका तज़किरा हुआ मेरी नशिस्तों में और मैंने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वहाँ पेश किया। उन्होंने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो कम्युनिटी है, हम एतराफ़ करते हैं उनका बड़ा मुस्बत रोल रहा है वहाँ की तमीर और तरक्की में और हम उसको सराहते हैं। और एक ये भी कहा कि ये एक टेम्पररी एक फेज़ है और इंशाल्लाह इससे हम बहुत जल्द इसको हम ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने ये भी वजाहत की कि जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है, जिनको वीज़ा दिए हुए हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा। वक्ती तौर पर उन्होंने जो है नए इजरा पर पाबंदी का जिक्र किया और बावजूद लेकिन उसको इंशाल्लाह हमारा जो म्यूचुअली हमारी जो तबादला ख्याल हुआ है, डिस्कशन हुई है, मैं पूरी उम्मीद कि इंशाल्लाह इस पे हम काबू देंगे। लेकिन शाह साहब, क्या आपकी डिस्कशंस में भी यही कोरोना वायरस ही वजह नजर आई वीजा रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से? और क्या इस हवाले से आपने उनसे बात की कि पाकिस्तान के हालात तो फिर भी बहुत बेहतर है, पाकिस्तान ने फर्स्ट वेव में भी बड़ा जबरदस्त काम किया, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पे बदतरीन हालात हैं, उन पे ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज जहां पर इस वक्त ये वबा बहुत तेजी से फैल रही है, वहां पे लॉकडाउन की सूरत हाल है, उन पे ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर कोरोना वायरस की वजह से क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं? देखिए, कोरोना की वबा तो दुनिया में है और मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किलात हैं और वहाँ के इंस्टीट्यूट जो हैं वो खुद करके आए हैं, खासे हैं और वो विजिलेंट भी बहुत हैं। हर नौ मैं अर्ज करता कि इस पर हमारा अच्छी गुफ्तगू हुई है और इस पे इंशाल्लाह मैं पेशरफ की तवक्को कर रहा हूँ। इसमें मज़ीद इसको कोरेदने से हमारे लोगों को फायदा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये बतौर फॉरेन मिनिस्टर आप ये समझते हैं कि उनका जो रीजंस वो बता रहे हैं वो काबिल यकीन है? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने इस इशू को उठाया और हमने बैठकर तय किया कि इस इशू को हमने रिजॉल्व करना है, मिल के रिजॉल्व करना है और वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक, शाह साहब, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक बैकग्राउंड ये बताया जा रहा है कि जो गर्मजोशी हमारी थी सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, वो गर्मजोशी शायद ताल्लुकात में नजर नहीं आ रही है। सऊदी अरब ने दूसरा $1 बिलियन भी वापस मांगा है, जो हमने चाइना से लोन देके उनको वापस कर रहे हैं। तो अभी आपका जो विजिट हुआ है, आपकी जो बातचीत होती रहती है, क्या वो गर्मजोशी वैसी ही है या ताल्लुकात में कोई तब्दीली नजर आई है? देखिए, मुझे ताल्लुकात में तब्दीली दिखाई नहीं थी। मेरे जो उनके साथ तबादला ख्याल हुआ, जो मैंने अपने रीजन की सूरत हाल उनसे डिस्कस की, जो मैंने रीजन के और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे खत्ते में, उस पर तबादला ख्याल किया, मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई अपना नुक्ता नज़र पेश करने में और उनकी तरफ से मुझे कोई हिचकिचाहट दिखाई नहीं दी। अब यहाँ लोग स्पेकुलेट करते रहते हैं, लोग बातें करते रहते हैं, मुझे को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की अहमियत से वाकिफ है। पाकिस्तानी जो 1.6 मिलियन पाकिस्तानी जो यूएई में है और इससे ज्यादा तादाद में जो सऊदी अरब में है, उससे भी वाकिफ है। आप देखें कि सऊदी अरब की वजीर खारजा से जो साइड लाइन से मेरी मुलाकात हुई थी CFM की, OIC CFM की मीटिंग पे, उसमें भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और उसके बाद जो ज्वाइंट रेजोल्यूशन आया उस पर उनके वजीर खारजा ने अपने स्टेटमेंट में हमारे मौक़िफ़ की तायद की और रेजोल्यूशन में भी उन्होंने हमारी हिमायत की। तो यहाँ हमारी एक छोटी छोटी बातें को उठा के बढ़ा भी दिया जाता है, लोग स्पेकुलेट भी करते हैं, लेकिन मैं अर्ज कर सकता हूँ और करना चाहता हूँ कि हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, अच्छे हैं। हम दोनों को, यूएई को पाकिस्तान की अहमियत का एहसास है और हमें यूएई के साथ अपने ताल्लुकात की जो गर्मजोशी का पूरा एहसास है। अब लोग स्पेकुलेट ना करें, इसलिए अगर आप ये भी बता सकें कि सऊदी अरब ने क्या वजह बताई है $1 बिलियन जो उन्होंने मजीद वापस मांगा है, इसकी क्या वजह बताई जा रही है? क्योंकि स्पेकुलेशन ये है कि एक अमीर मुल्क है, ऐसे हालात तो नहीं उनके कि वो पाकिस्तान से कर्ज वापस मांगे, जो कि एक ब्रादर मुल्क पहले नहीं करता रहा इस तरह। देखिए, पहली बात यह है कि कोई इनडेफिनेट तो नहीं था, हमारी एक वक्ती जरूरत थी क्योंकि IMF के साथ हमारा अभी मुआहदा ना हो पाया था
और हमें एक डिफिकल्टी थी। उस डिफिकल्टी में उन्होंने हमारा सहारा दिया और हमें सपोर्ट किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। फिर आपने देखा कि उन पर भी मुश्किलात आई। आपने देखा कि जो ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं और उनके बजट पे जो दबाव आया है, हमें भी उनकी जरूरियात को समझना है और ये चीज हमने लौटानी तो थी ना, कोई हम मुस्तकिल तो हमें नहीं थी, हमें एक डिफिकल्ट फेज था। उस डिफिकल्ट फेज से निकले, उनने तकाजा किया, हमने पूरा कर दिया। इससे ताल्लुकात मुतासर नहीं होते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने विजिट के हवाले थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद एक और अहम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है, हुकूमत को गिराना चाहती है। मुतालबा कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान 31 जनवरी से पहले इस्तीफा दें, वरना लॉन्ग मार्च होगा। दो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से हुकूमत के खिलाफ इस वक्त एहतजाज है। एक तो पीडीएम का ये कहना है कि सियासी मामलात में मुदाखलत है, ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि मईशत तबाह हो रही है, जिसकी वजह से मजीद तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नहीं चलने दिया जा सकता। लेकिन हुकूमत का दावा यह है कि मईशत की डायरेक्शन दुरुस्त है। पिछले चंद महीनों में हमने जो आदाद शुमार देखे हैं उसमें भी कुछ मुस्बत इशारे नजर आ रहे हैं। इन्फ्लेशन जो कि इस हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, नवंबर में इन्फ्लेशन जो है वो 8.3% रही। फूड इन्फ्लेशन अभी भी एक बड़ा इशू है। फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है पिछले चंद माह से, लेकिन जो अफराते ज़र के नंबर्स नवंबर के हैं 8.3% है, जबकि यही नंबर्स पिछले साल 12.7% के थे। इसी तरीके से जो LSM ग्रोथ है, हुकूमत के पीटीआई की हुकूमत के पहले 2 साल में नेगेटिव ग्रोथ थी, लेकिन इस माली साल में अब तक 5.46% की ग्रोथ है, जबकि अक्टूबर के नंबर्स 6.6% की ग्रोथ दिखा रहे थे। इसके अलावा जो करंट अकाउंट है वो पिछले 4 माह से सरप्लस में है। क्यूमुलेटिव सरप्लस जो है वो $1.2 बिलियन है। एक्सपोर्ट्स भी औसतन तकरीबन $2 बिलियन की हैं और पिछले 5 माह में इस माली साल के 5 माह में $9.5 बिलियन हो चुकी हैं। इसके अलावा जो रेमिटेंसेज हैं वो भी $2 बिलियन से ज्यादा हैं पिछले 5 माह से, जिसकी वजह से हमारे जो रिजर्व हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डॉलर रिजर्व है वो $13.2 बिलियन के हो चुके हैं। जब PMLN की हुकूमत छोड़ के गई थी 2018 में, तो उस वक्त $9.7 बिलियन के हमारे रिजर्व थे, यानी कि उससे तकरीबन $3 बिलियन रिजर्व ज्यादा है। तो हुकूमत का कहना है कि माशी इस्तेकाम है और ऑपोजिशन इसमें खलल डालने की कोशिश कर रही है। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने। मिफ्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हुकूमत का पहला साल बहुत ज्यादा वल्नरेबल था, फैसले वक्त पर नहीं हुए, स्टेबिलिटी नहीं नजर आ रही थी, लेकिन अब हुकूमत का कहना है कि हम इस्तेकाम की तरफ बढ़े, एक डायरेक्शन नजर आ रहा है। तो फिर क्या वजह है कि ऑपोजिशन मईशत को बुनियाद बना के हुकूमत को गिराना चाहती है? जी शुक्रिया शहजाद। देखें, एक तो चलें ये बात तो तय हो गई कि पहला साल तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कबाड़ मचाया था। दूसरे साल में भी आप देख लीजिए कि फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 14% है, रूरल फूड इन्फ्लेशन, अर्बन फूड इन्फ्लेशन शायद 12% है। थोड़े अरसे पहले लम्स ने सर्वे किया था पंजाब के अंदर, तो 21% लोग कह रहे थे कि वो अनएम्प्लॉयड हैं। 27% हाउस होल्ड ने ये कहा है कि उनकी इनकम में कमी हुई है, कुछ ना कुछ कमी हुई है। 11% एवरेज पे इनकम कम हुई है। 50% हाउस होल्ड ने कहा है कि उन्होंने फूड पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और 11% घराने ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम पिछले हफ्ते में अशद ज़रूरत के खाना नहीं खरीद सके। तो जब ये हाल हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मुल्क की सिमत अच्छी हो गई है या मुल्क जो है वो बेहतर हो गया है। इस्माइल साहब, यकीनन अफराते ज़र एक बड़ा इशू है, हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है, और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें अब कमी नजर आ रही है। लेकिन आपसे तो मैं बात कर रहा हूं कि बतौर साबिक फाइनेंस मिनिस्टर आपको तो इस बात का इल्म है ना कि इसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा है। आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की डायरेक्शन बेहतर होगी तो वही ट्रांसलेट करेगी बिजनेस एक्टिविटी में, और आम आदमी तक भी उसके समरात पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि डायरेक्ट आम आदमी को रिलीफ मिले लेकिन आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो नेगेटिव हो रहे हो। लेकिन हुकूमत का दावा है कि इंडिकेटर्स अब बेहतर हो रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप 40% डिवैल्यू करने के बाद एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते तो क्या सिमत बेहतर है? पिछले साल फर्स्ट ईयर पीटीआई का आया, बड़ी एक्सपोर्ट की बातें करी, हमसे कम किया एक्सपोर्ट हमारे पिछले आखिरी साल से। सेकंड ईयर पीटीआई का आया, कम करा, उन्होंने कहा नहीं कोरोना हो गया। ये साल फिर पहले 5 महीने देखें, अभी तक हमारे एक्सपोर्ट से कम है। हालांकि बात करते हैं क्योंकि नवंबर 1 महीना बड़ा अच्छा निकला और अल्लाह करे वो अच्छा ट्रेंड चलता रहे। लेकिन 40% डिवैल्यू करने के बाद आप सोचें, आपकी दुकान पर आप 40% की सेल लगा दें, आप ₹1 का माल एक्स्ट्रा ना बेचें तो आप क्या बोलेंगे उस मैनेजर को? 40% डिवैल्यू करने के बाद इन्होंने 1 पैसा टैक्स का नहीं बढ़ाया। टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी पाकिस्तान में कम हुआ है, डायरेक्ट टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी पाकिस्तान में कम हुए हैं। मुझे ये समझाएं कि कौन सा अशारिया अच्छा हो रहा है?
तो पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी बढ़ रहा है। जो 2 साल में इमरान खान ने कर्ज लिया, मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में नहीं लिया था, किसी हुकूमत ने नहीं लिया था। आपने बात की कि 40% डीवैल्यू करने के बावजूद भी जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े नहीं, लेकिन दुनिया भर में इस वक्त आप देखें तो एक्सपोर्ट्स मुतासर हो रहे हैं कोरोना की वजह से। हम इस पे तो बात कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स की जो इजाफा है उसकी रफ्तार में और तेजी आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इंडस्ट्री बंद हो गई है। जो पिक्चर इस वक्त ऑपोजिशन पेश करना चाहती है कि मईशत का पहिया बैठ चुका है, इंडस्ट्री चल रही है, टेक्सटाइल सेक्टर चल रहा है। आप खुद कराची में एक मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, आप लोगों से राब्ते में रहते हैं। क्या टेक्सटाइल आपका सेक्टर इस वक्त ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहा? क्या अब एलएसएम की ग्रोथ आपको नहीं नजर आ रही जो कि पहले साल में नेगेटिव थी? तो मामला तो चल रहे हैं और बेहतरी हो सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूं डायरेक्शन दुरुस्त है। ऐसा नहीं है कि मईशत जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन डायरेक्शन तो नजर आ रही है। ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि बिल्कुल पहिया बंद हो गया मईशत का। शहजाद, पहले पीटीआई के लोग जो थे वो क्लेम करते थे हम मईशत अच्छी कर देंगे, अब ये क्लेम छोड़ दिया उन्होंने, अच्छा डायरेक्शन अच्छा कर देंगे, 70 साल की परेशानी है, हमको कुछ वक्त लगेगा। अब देखें, गुजारिश ये है कि पहले साल जब 40% ये बात आपकी दुरुस्त है, इसीलिए मैंने भी ये लफ्जों का इस्तेमाल किया कि अब एक इस्तेकाम नजर आ रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और डायरेक्शन नजर आ रही है। ऐसा नहीं कि मईशत ग्रो कर रही है और लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हो गई है बहुत। यार, आपका सवाल आ गया, मैं बता समझ गया है, तो जवाब तो मौका देना, जसारत जवाब देने की। गुजारिश ये है कि पहले साल 40% डिवैल्यू करा, एक्सपोर्ट कम हुई है। ये नहीं कि ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, कम हो गई। 40% डिस्काउंट करने के बाद एक्सपोर्ट कम कर दी। दूसरा साल आया, कोरोना के आने से पहले जुलाई से फरवरी तक भी हमारे से एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं थी, उसके बाद $2 बिलियन कम हो गई अगले 4 महीने में। लेकिन वो कोरोना पे मैं इनको इल्जाम नहीं देता हूं, लेकिन फरवरी तक भी हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं थी। इस साल पहले 5 महीने में फिर एक्सपोर्ट कम हो गई। आप क्या बात कर रहे हैं कि अच्छाई आ रही है? आप ये देखिए, एक सेकंड के लिए सुन ले मेरी बात, कि आप जितना सवाल लंबा उतना जवाब तो देना, कि एक ये देखो कि आपने ₹1 टैक्स का बढ़ाया है। बड़ी आप बात करते थे टैक्स के करने की, आपने बात करी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी हो गई। कल मैं एक शो में गया था, वो बता रहे थे देखो टेक्सटाइल का इसका चीज़ का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया, गारमेंट। भाई 1-2 चीज़ें तो आप मईशत में निकाल सकते हैं ना, 1-2-4 चीज़ें मैं आपको और भी कम दिखा सकता हूँ। 2 साल तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नीचे जाता रहा, आज जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पॉजिटिव हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। वो इंडेक्स अभी तक वहां पे नहीं है जहां पे हम छोड़ के गए थे। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी अच्छी बात है कि जो थोड़ी बहुत साहब, इसलिए मैं दोबारा दोहराऊंगा, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि क्या सिमत दुरुस्त है और क्या मामला चल रहे हैं, या मामला जैसे कि ऑपोजिशन कहती है कि बिल्कुल भी मईशत बर्बाद हो गई है और इतनी बर्बाद हो गई है कि हुकूमत गिरा दी जाए इस बुनियाद पे। पहले आपने इन्फ्लेशन का जिक्र किया, पीपल्स पार्टी के पहले 2 सालों में औसतन 20% इन्फ्लेशन थी। मैंने नहीं सुना कि किसी ऑपोजिशन पार्टी ने यह कहा कि अफरात-ए-ज़र इतनी ज्यादा है, हुकूमत गिरा दो। अगर आपकी एक्सपोर्ट तेजी से नहीं बढ़ी, नून लीग के पहले 4 साल में एक्सपोर्ट्स में $4 बिलियन की कमी आई थी, किसी ने यह नहीं कहा कि एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं तो हुकूमत गिरा दो। बात यह हो रही है कि क्या मईशत का इतना बुरा हाल है, क्या बिल्कुल पहिया नहीं चल रहा, जिस पे आप ये क्लेम करें कि इतना बुरा हाल है कि हुकूमत गिरा दो इस बुनियाद पर? नहीं, हुकूमत गिराने के तो बहुत सारे बुनियाद हैं, बहुत सारी बुनियादें हैं। ये फैशिस्ट हुकूमत है, इंस्टॉल करी गई है, हम समझते हैं कि ये बेईमानी से आए। ये हुकूमत गिराने के तो बहुत सारे और बुनियाद हैं, लेकिन जो इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं, आप ये देखिए कि पिछले साल कितनी लंबी चीनी की चोरी हुई, ज़बरदस्ती सब्सिडी दी और चीनी को एक्सपोर्ट करा ₹48 में, ₹85 में फिर इम्पोर्ट करा हुआ है। ये इन्होंने करा है, ये हमारा प्रेशर है PDM का इस साल कि एक्सपोर्ट की दूसरी नई स्कीम नहीं निकाली चीनी की, वरना इस साल भी ये चोरी कर लेते। आप ये देख लीजिए कि वीट में किसने चोरी करवाई है, किसने ज़बरदस्ती स्मगल करवाई है। पंजाब हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है। 8 लाख टन आपने पोल्ट्री फार्म को दे दिए, आपने कैटल फीड स्टॉक में दे दिए गंदम, आपने लोगों के मुंह से, इंसानों के मुंह से आपने गंदम निकालकर आपने मवेशियों को दे दिया। ये किसने पैसे लिए, इसके अंदर किसने करप्शन करी? अद्वियात की कीमत 500% बढ़ाने की किसने करप्शन करी? ये आप देखें ना कि ये हमने ये प्रेशर भी डाला है कि भाई तुम क्या करप्शन करो। मैं पीपल्स पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी गुजारिश कर दूं कि जब वहां पे 20% इन्फ्लेशन था तो $115 ऑयल की प्राइस थी। इस साल हिस्टोरिक लो ऑयल की प्राइसेस थी। वो और बात है कि आपकी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी पाकिस्तानी कंपनियों से कि जब दुनिया में हिस्टोरिक प्राइसेस लो हुई तो आपने ऑयल नहीं खरीदने दिया। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान के अंदर आज भी $40-45 का ऑयल का बैरल मिल रहा है यार जी। मतलब कोई जवाज है कि इस तरह आप 12% फूड इन्फ्लेशन हो? आप सोचिए 7 मिलियन बेल्स होंगी कॉटन की, 7 मिलियन बेल्स, 11.5 बिलियन बेल्स हम कॉटन की छोड़ के गए थे हमारे आखिरी साल में, 7 बिलियन बेल्स हो गई। कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है मुझे बताइए? टमाटर की फसल कम हो गई, आलू की फसल कम हो गई, गेहूं की फसल कम हो गई, शुगर के जितने प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं इसमें यकीनन मिसमैनेजमेंट भी देखी गई हो, चाहे वो गंदम का मामला हो, चीनी का मामला हो, LNG का मामला हो। इसमें हो सकता है कि गलत फैसले भी हुए हों और आप कह रहे हैं कि करप्शन भी हुई है।
देखिए ये मामला तो हर हुकूमत में सामने आते हैं ना। मिसाल मैं एक दो दे देता हूं। मुल्तान मेट्रो बस आप लोगों ने बनाई, उसमें आपको पता है कि वो नुकसान में जा रही है क्योंकि इतनी डिमांड ही नहीं है उसकी, तो वो क्या जा सकता था कि गलत फैसला है, पैसा जाया किया। इसी तरीके से कायदे-आज़म सोलर पावर प्लांट बनाया आप लोगों ने, आपको पता है कि वो एफिशिएंसी से कितना नीचे चल रहा था, कह रहे थे कि गलत फैसला, इतना महंगा मंसूबा और एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं है। गलत फैसलों पे क्या हुकूमत को गिरा दिया जाए या एक ऑपोजिशन की तरह आप प्रेशर रखेंगे? हम भी सवाल करते हैं, आप भी सवाल करें। आप कहते हैं आपके सवाल करने से चीनी की कीमत नीचे आई है, ये बिल्कुल ठीक है, ये ऑपोजिशन का काम है, लेकिन क्या गलत फैसलों की बुनियाद पे हुकूमत को गिराने का दावा ये ठीक है मिफ्ता साहब? देखिए, फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हुकूमत को गिराने की जो बात थी उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पर जितनी मीडिया के ऊपर पाबंदी आज तक थी उतनी कभी पहले थी। खान साहब तो एक फैशिस्ट जहन के मालिक हैं, एक आमराना जहन के मालिक हैं। आप देखें ये क्या क्या कर रहे हैं, और हम कौन सा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे माशाल्लाह की बात कर रहे हैं। हम तो असेंबली के तहत बात कर रहे हैं। हम तो लोग अपना जो मुकदमा है अवाम के, पाकिस्तान के अवाम के पास लेके जा रहे हैं। हम कोई गैर आईनी बात तो नहीं कर रहे। अब दूसरी गुजारिश सुनिए, आपने मुल्तान मेट्रो की बात करी, बड़ी अच्छी बात है। मुझे याद है कि जब पहले लाहौर मेट्रो बनाया था शहबाज शरीफ साहब ने, तो 27 अरब रुपए में बना था। तो खान साहब को यकीन था उसमें चोरी हुई थी। खान साहब के सारे हवारी बोलते थे इसमें चोरी हुई है, चोरी हुई है। मैं मान गया, अभी मैं एक सेकंड के लिए मान गया कि शहबाज शरीफ ने 27 अरब की मेट्रो बनाई, उसमें चोरी हुई थी। मुझे ये बता दीजिए शहजाद इकबाल साहब कि इमरान खान ने जो 110 अरब रुपए की पेशावर की मेट्रो बनाई उसमें कितनी चोरी हुई? मुझे ये बता दीजिए कि उसमें कितना सालाना सूद देना पड़ेगा। मुझे ये बता दीजिए उसमें कितना नुकसान होगा। और उसके बाद चारों मेट्रो ले लीजिए मुस्लिम लीग की बनी हुई, मुल्तान में जो हमने बनाई है, इस्लामाबाद में जो हमने बनाई है, लाहौर में जो हमने बनाई है, हत्ता कि जो हमने ग्रीन लाइन कराची में बना के दी है जिसपे पीटीआई बस नहीं चला रहा क्योंकि वो करप्शन के चक्कर में, उस चारों मेट्रो से ज्यादा महंगी एक मेट्रो बना के आए हैं। तमाम सवाल है जो हम भी पीटीआई से पूछते रहते हैं, उनके जो दावे और क्लेम्स थे वो भी उनको हम सुनवाते हैं, लेकिन मैं यही सवाल कर रहा हूं कि क्या गलत फैसलों की बुनियाद पे आपको इस हद तक आगे जाना चाहिए? कुछ पॉजिटिव्स भी हैं जिसकी तरफ हुकूमत इशारा करती है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो एलएसएम ग्रोथ है जो कि पहले 2 साल में नहीं नजर आई, अब वो 5.46% हो चुकी है। करंट अकाउंट आपका $1.2 बिलियन सरप्लस में है। एक्सपोर्ट्स आपके माहाना $2 बिलियन से ज्यादा हो रहे हैं। रेमिटेंसेज भी $2 बिलियन से ज्यादा है। और इसके अलावा जो रिजर्व्स हैं अब वो $13.2 बिलियन तक हो चुके हैं। आप लोग छोड़ के गए थे तो उस वक्त $9.7 बिलियन थे। और खासतौर पर आपका जो साल था, जिस साल आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसमें तकरीबन $6.25 बिलियन की कमी आई थी रिजर्व्स में। तो अब वो रिजर्व्स भी बढ़े जिसकी वजह से रुपी स्टेबिलिटी नजर आ रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव्स तो है ना? जी देखें, रेमिटेंस जो है वो $500 मिलियन महीने के बढ़ गए एंड दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़। मैं इस पे बहुत खुश हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं। मोस्ट लाइकली इट इज़ बिकॉज के पाकिस्तानी ट्रैवल नहीं कर सकते, तो हमारी डिमांड फॉर हवालात जो है, डिमांड फॉर डॉलर्स वो कम हो गई है। पाकिस्तानी 20 लाख पाकिस्तानी उम्रे की शहादत हासिल करने जाते थे वगैरह वगैरह, तो डिमांड फॉर ट्रैवल कम हो गई है इसलिए। लेकिन बहरहाल किसी वजह से भी आए, ये $500 मिलियन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत को और पूरे पाकिस्तान को इस पर मुबारकबाद हो, इस पर कोई दो राय नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर आपको भी पता है शहजाद भाई कि अगर बेहतर होता इसलिए कि हम एक्सपोर्ट कर रहे होते तो बड़ी अच्छी बात थी। एक्सपोर्ट तो कम हो गया, हमने सिर्फ इंपोर्ट बंद करा है मईशत बंद करके। मतलब ये इसी तरह कहना है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दूं, बोलूं मैंने खर्चा बचा लिया माहाना, वो बचा लिया लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल मैंने मुश्किल में डाल दिया है। गुजारिश ये है, ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा करंट अकाउंट डेफिसिट होना चाहिए। मैं 6% को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता हूं, लेकिन 2-2.5% हो तो कोई मसला नहीं है। सच्ची बात मैं आपको, ठीक है। तो रेमिटेंस की तो मैंने आपको सामने तारीफ कर दी। आपने एक और चीज लिखी थी, हाँ, आपने रिजर्व की बात करी। देखिए, रिजर्व की बात करना ये वही बात है कि रेमिटेंस बढ़ गई। अब आपको याद है कि जब हमने 16 अरब रुपए का रिजर्व करा था, तो आपको याद होगा शहजाद भाई के बड़ी बातें, डार साहब की कोई तारीफ नहीं करता था, वो जाके ये कहते थे यार तुमने कर्ज लेके रिजर्व बढ़ा दिया तो क्या तुम्हें तीर चला लिया। तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए कि कर्ज किस तेजी से बढ़ा है। और आप ये भी देख लीजिए कि जब मैंने पहली मरतबा डिवैल्यू करा तो खान साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया था, असद उमर ने क्या ट्वीट करे थे। जब आज हमको ये कहते हैं कि तुमने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाया, जिस मौके पे मैंने कहा आप छोड़ के गए $9.5 बिलियन, तो $14 बिलियन से गिर गिर के आपके रिजर्व $9.5 बिलियन पर आ गए थे। ये मामला नहीं चल सकता था कि आपके इंपोर्ट $20 बिलियन है। और देखिए, इंपोर्ट कम होने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि मईशत का पहिया रुक गया है। आप लोगों ने जो है इंपोर्ट को यहाँ पे सब्सिडाइज किया हुआ था, डॉलर को, रुपये को डीवैल्यू ना करके, ये एक बड़ा फैक्टर था। और इसके अलावा जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ है या इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, उसकी तरफ आपका इन्हिसार ज्यादा था। ये फैक्टर्स भी थे ना। ये हुकूमत कहती है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। साद भाई, यही तो मैंने गुजारिश करी कि जब पहली मरतबा मैंने जब 5% की डिवैल्यूएशन करी थी, तो खान साहब के बयान देख लीजिए कि कितने खिलाफ थे उस डिवैल्यूएशन के। खान साहब तो हर वक्त कह रहे थे कि रुपया स्ट्रांग होना चाहिए। असद उमर साहब जो कि इनके माशी, उस जमाने में इनके माशी वो थे। इमरान खान साहब तो हमारे मईशत नहीं है, आप तो है ना, आप तो ऐसी बातें ना करें ना। फिर
इमरान खान साहब पाकिस्तान के लीडर तो मुसल्लत करे गए हैं ना, तो इमरान खान तो हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन था, उसने कहा ये तुमने क्यों कर दिया? जब डॉलर गिरता है तो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। इमरान खान ने तो कहा था जब पेट्रोल महंगा होता है प्राइम मिनिस्टर चोर होता है, जब चीजें महंगी हो जाए प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। ये तो इमरान खान कहता था ना, उसने तो प्रेशर रखा हुआ था कि आप डॉलर डिवैल्यू ना करें। जब हमने 5 रुपया डिवैल्यू किया तो इमरान खान ने तो बोला कि आपने तो ये कर्ज बढ़ा दिया, ये कर दिया। असद उमर तो एक्सपर्ट थे ना फाइनेंस के अंदर, या कम से कम हम समझते थे। तो वो अगर पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे थे तो क्या आप भी पॉपुलर पॉलिटिक्स करेंगे? क्योंकि मैं तो खुद समझता हूं कि इसाक डार साहब की पॉलिसी गलत थी और आप भी यही समझते थे, इसलिए आपने आके उसको करेक्ट किया और डीवैल्यू किया। हर वक्त के अंदर अपनी अपनी पॉलिसी होती है। मैं अब भी ये समझता हूँ, मेरी बात सुने, हर वक्त के अंदर अपनी अपनी पॉलिसी होती है। आपको एक मेजर्ड अप्रोच लेनी चाहिए। देख के वो इन्वायरमेंट, जब मैं ये देख रहा था कि रिजर्व मेरे कम हो रहे हैं तो मैंने डिवैल्यू करा। मैं ये भी समझता हूँ कि इन्होंने जब डिवैल्यू करा, और अगर ये देखिए एक गिलास पानी पीना और एक नहर में डूब जाना फ़र्क होता है। इनको इतनी जल्दी नहीं थी, कोई ऐसी वो कहते ना कि इतना मौसम सर्द नहीं था जितनी आग लगाई है, कोई जल्दी नहीं। 15-20 साल का आप रिकॉर्ड देख ले, पाकिस्तान का रुपी जो है वो तकरीबन 7% से डीवैल्यू करता है। अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर 4 साल तक आर्टिफिशियली रोक के रखेगा तो इसके बाद जो बहरान होगा और इसके बाद जो दबाव आएगा, जब रिजर्व कम होंगे, जब आपके एक साल में रिजर्व $5 बिलियन से कम होंगे तो देयर विल बी अ रन ऑन द डॉलर। हर बंदा डॉलर की तरफ भागेगा, वो हालात काबू नहीं रहेंगे। अगर ग्रेजुअली डेप्रिशिएट कर रहा होता रुपी तो ये हालात नहीं होते, ना आपके दौर में ना पीटीआई के दौर में। मेरे भाई ये जब ये आए थे तो इनको 120 पे मिला था, तो ये ग्रेजुअली कर लेते। इन्होंने जब 40% डिवैल्यू करा तो इस वक्त डार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 40% डिवैल्यू करने के बाद तुमने ₹1 एक्सपोर्ट बढ़ाया, तो आंसर इज नो। नहीं बढ़ाया, लेकिन इंपोर्ट तो होती रही ना। आपने इंपोर्ट को तो सब्सिडाइज किया था ना, इंपोर्ट सस्ती रखी थी इसलिए हो रही थी इंपोर्ट। जो चीज किसी को 150 की मिलनी चाहिए थी, अगर वो ₹100 में इंपोर्ट करेगा तो वो यहाँ क्यों इंडस्ट्री लगाएगा? वो तो ₹100 में सस्ती चीज मंगवाएगा, पाकिस्तान में बेचेगा। लेकिन आप ये देखें ना, जरा सा इसको डेल्व करें अंदर तो देखें कि इंपोर्ट किस चीज की बंद हुई है और किस चीज की हो रही थी। बिक्की, बलोकी और हवेली बादशाह के प्लांट्स आए थे 2 साल पहले, 2 कोल के प्लांट्स आए थे यहाँ पर, शाहीवाई के और पोर्ट कासिम के। फिर एक और हब के अंदर एक और कोल का प्लांट आ रहा था, वो था। प्लांट्स एंड मशीनरी की इंपोर्ट पाकिस्तान में कम हो गई जब 2 साल से लोकल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इंडेक्स, तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी। मुझे साहब अब इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है और आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या अब आपके एहतजाज करने से, सड़कों पे निकलने से, शहर बंद करने से और धरना देने से ये जो मईशत है ये बेहतर होगी या मजीद बर्बाद होगी? जी मिफ्ता इस्माइल साहब, आप लोगों को समझ आ रहा था कि कितना नुकसान हो रहा है मईशत का, उस वक्त पीटीआई को नहीं समझ आ रहा था, लेकिन आपको तो समझ आता था। तो अब आप वही काम करेंगे जो पीटीआई करेगी, जो पीटीआई ने किया था? और क्या आपको लगता है कि मईशत जहां कहीं भी है आज, आपके धरनों से, जलसों से, उसमें मजीद बेहतरी आएगी या बर्बादी होगी? जी देखें शहजाद, एक तरफ मूवमेंट थी इमरान खान के ज़माने में जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश थी। वो लंदन का प्लान था जिसकी मियां नवाज शरीफ ने बात करी, वो कादरी साहब का बार बार इधर अचानक आ जाना, अजीब से धरने करना, एक वो प्लान था। और एक हम जमहूरियत की तरफ जद्दोजहद कर रहे हैं जहाँ पे इमरान खान की आमराना पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ उठा रहे हैं, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। जो मियां नवाज शरीफ बात कर रहे थे कि 6-8 महीने प्रोजेक्ट लेट हो गए, वो सही बात है कि इस्लामाबाद में उनके धरने की वजह से चीन के वज़ीर आज़म चीन के सदर पाकिस्तान नहीं आ सके, सीपैक शुरू नहीं हो सका। जब टर्की के प्राइम सदर पाकिस्तान आए थे तैयब अर्दोगान साहब, तो इमरान खान ने असेंबली का बाइकआउट किया था। ये हम कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जब से हमारा धरना शुरू हुआ, मूवमेंट शुरू हुई है, धरना तो नहीं, मूवमेंट शुरू हुई है, आप देखें कि चीनी की प्राइस में कमी आई है, हमारा प्रेशर था। ये बिल्कुल पर तोल के बैठे थे बिजली और गैस की, और अखबारों में आ चुका था कि बिजली और गैस की प्राइस बढ़ेगी। हमारे प्रेशर से बिजली और गैस की प्राइस नहीं बढ़ी, जबकि अब इस वक्त 60-70 अरब रुपए का सर्कुलर डेट महीने का हो गया। मुझे इनका आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आप रैली निकालेंगे, आप धरना देंगे तो उस दौरान कोई नुकसान नहीं होगा, इन्वेस्टर भी आएगा, मुल्क की मईशत भी चलती रहेगी, ये सब होता रहेगा, लेकिन पीटीआई धरना देगी तो मईशत का पहिया भी रुक जाएगा, चाइनीज सदर भी नहीं आएंगे। ये तो नहीं हो सकता ना। सियासी अदम इस्तेकाम का रिजल्ट एक ही होगा और वो है कि आपकी मईशत सफर करेगी। शहजाद भाई, जब आप इतना तवील सवाल पूछते हो और इतनी क्लिपें मुझे दिखाते हैं तो जवाब देने की थोड़ा सा तो मोहलत देना। मुझे पता है आप कह रहे हैं कि हमारा धरना और रैली हलाल है, उनकी हराम थी। देखिए नुक्ता नजर तो कुछ भी हो सकता है कि क्यों आप तहरीक चला रहे हैं। वो कह रहे थे कि इलेक्शन में धांधली हुई है इसलिए हम कहते थे 4 हल्के खोल दो इसलिए चला रहे। वो उस पर बहस में वो एक अलग बहस है किसका धरना जस्टिफाई था, लेकिन नुकसान तो मईशत को एक जैसा ही होगा ना। मेरी बात सुनिए, इसमें बहुत फर्क है, रोजे और फाके में फर्क होता है, ठीक है। एक चीज जमहूरियत के हक में कर रहे हैं, एक चीज अवाम की खातिर कर रहे हैं, एक चीज सिस्टम को तोड़ने के लिए कर रहे थे। हम सिस्टम को तोड़ने के लिए नहीं कर रहे थे। हमारे किसी लीडर के मुंह से नहीं निकल जाता कि अंपायर की उंगली उठ गई या पता नहीं खुदा ना खास्ता ये हो जाएगा, हम झूठ बोल के रेड एरिया में नहीं आए, हमने प्राइम मिनिस्टर के हाउस पर जाके धावा नहीं बोलना है ना। हम धावा बोलेंगे,
मतलब ये क्या बातें कर रहे हैं आप? मतलब खुदा ना खास्ता उसके सिस्टम तोड़ने के धरने को हमारी प्रोटेस्ट मूवमेंट से क्या? मुख्तसर जवाब दे दीजिए कि आपकी रैली और धरनों से क्या मईशत का नुकसान होगा या नहीं होगा? आज जो एक बिजनेसमैन ये देख रहा है कि स्टेबिलिटी है, डायरेक्शन है, और सिर्फ सवाल ये वो ये कर रहा है कि क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं है, तो उस बिजनेसमैन का तो खौफ यही है कि जब सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो और बर्बादी होगी ना। हमारी मूवमेंट से, हमारी जद्दोजहद से, हमारी अपनी बात लोगों के सामने रखने से जो संडेज को हमने जलसे करे, उससे तो अवाम का फायदा हुआ है। उससे तो पीटीआई के ऊपर प्रेशर आया है, तो चीनी के चोरों को थोड़ा सा वो करा है। पकड़ा तो नहीं है इमरान खान ने किसी को, लेकिन कम से कम चीनी के चोरों को बैकफुट पे डाला है। अल्लाह करेगा तो शायद इस बार जो है वो पूरी गंदम। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि हमारे एहतजाज की वजह से, हमारे जलसों की वजह से चीज़ों की कीमतों में कमी हो रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।